आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के ऊपर। तो आज हम समझेंगे कि ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती क्या है। मैंने ना पहले जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी क्या होती है, तो वो आप ज़रूर देख लें जाके। और मेरा ना चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ना पैथोलॉजी के लेक्चर्स मिलते रहें। तो ये ना आपको 3 फिगर्स दिख रहे होंगे, ये ना पैथोलॉजी की स्लाइड्स हैं। तो पहली जो स्लाइड है ना उसमें आपको दिख रहा है कि ना नॉर्मल किडनी सेल्स हैं, और जो दूसरी स्लाइड है उसमें आपको दिख रहे हैं सेल्स, तो दिख रहे हैं नॉर्मल किडनी सेल्स हैं, पर इनको ना इंजरी हो गई है। और कौन सी इंजरी हो गई है? रिवर्सिबल इंजरी हो गई है। और जो तीसरी जो सेल्स हैं, तीसरी जो नॉर्मल किडनी सेल्स थे, उनको कौन सी इंजरी हो गई? इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेम्ब्रेन की डिस्टर्ब हो जाती है, न्यूक्लियस जो है उसके शेप चेंज हो जाते हैं। तो ये मैं पूरा आपको समझाऊंगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है मैं पूरा आपको समझाऊंगा। बस आप ये समझ लो अभी कि रिवर्सिबल सेल इंजरी एक ऐसी इंजरी है जो कि वापस अपने शेप में चली जाती है, वापस रिवर्स हो जाती है। पर इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक ऐसी इंजरी है जो वापस रिवर्स नहीं होती, अपने नॉर्मल शेप में उनके सेल्स वापस नहीं जाएंगे। पर रिवर्सिबल सेल इंजरी जिस सेल को हो जाती है वो वापस अपने शेप में जा सकते हैं, वापस नॉर्मल स्टेट में जा सकते हैं। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है? रिवर्सिबल सेल इंजरी इज अ पैथोलॉजिक चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड व्हेन द स्टिमुलस और स्ट्रेस इज रिमूव्ड और इफ द कॉज ऑफ इंजरी इज माइल्ड। जब इंजरी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, और जो स्टिमुलस है वो रिमूव हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो जो सेल है अपना वापस नॉर्मल स्टेट में जा सकता है। तो रिवर्स हो सकती है सेल इंजरी, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है ना वो रिवर्स नहीं हो सकती। हम देखते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज अ पैथोलॉजिक चेंजेस दैट आर परमानेंट एंड कॉज ऑफ सेल डेथ। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो है ना वो इनिशियल स्टेट है किसका? सेल डेथ का। एक इनिशियल स्टेज है सेल डेथ का। कौन? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। भाई पहले ना क्या हुआ, किसी सेल को इंजरी हो गई, तो वो पहले क्या थी? रिवर्सिबल सेल इंजरी थी। उसके बाद वो जो है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जब स्टिमुलस नहीं रिमूव हुआ तो सेल जो है ना वो इरिवर्सिबल स्टेट में चला गया, और उसके बाद उसकी सेल डेथ हो गई। ठीक है, तो ये पूरा ना प्रोसेस होता है। तो हम समझते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में पूरा जो प्रोसेस है वो होता है कैसे, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी जो है वो स्टार्ट ज़्यादातर हाइपोक्सिया और इस्कीमिया की वजह से होती है। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया मैं आपको पहले भी लेक्चर में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं अभी भी बता देता हूँ कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपोक्सिया जो है ना वो एक कंडीशन है। हाइपोक्सिया इज़ अ कंडीशन इन विच द बॉडी और अ रीजन ऑफ द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। किसी भी बॉडी या किसी भी सेल को या किसी भी टिश्यू को अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, सही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम हाइपोक्सिया की कंडीशन कहेंगे। अब हाइपोक्सिया की कंडीशन इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। इस्कीमिया क्या होता है? इस्कीमिया ना किसी भी ब्लड फ्लो जो है वो कम हो गया किसी भी जगह, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस्कीमिया हो गया। अब ब्लड फ्लो क्यों कम हो जाता है? किसी भी ब्लड वेसल में, किसी भी आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ब्लड पास नहीं हो पा रहा, ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस्कीमिया कहेंगे। अब जब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा तो ब्लड हमें क्या पहुंचाता है? हमारे सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जब ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू नहीं आ रही हमारे सेल्स को, हमारे टिश्यू को, तो वो हाइपोक्सियल कंडीशंस में चले जाते हैं। तो हाइपोक्सिया जो है ना वो एक मेजर कॉज है सेल इंजरी का, रिवर्सिबल सेल इंजरी का। तो वो करती कैसे है? जब ऑक्सीजन का क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूँ। हाइपोक्सिया जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्ट करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एटीपी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में सबसे ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है। ये आपको सेकेंड ईयर एमबीबीएस में पढ़ा चुके होंगे, जब बायोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका होगा ये कोई ना कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो
वाटर बना रहे होते हैं, सही है। जब वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा तो बहुत सारी जो है वो चीज़ें हो जाती हैं सेल को। एटीपी जो है वो हमारे बहुत सारे रोल्स कर रहा होता है हमारे सेल के अंदर, सही है। जब हाइपोक्सिया हो गया, देखो हाइपोक्सिया अफेक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया that results in the synthesis of ATP. As a consequences of reduced ATP availability, following changes develop in cellular structure which are reversible if oxygen supply is restored. मैं वापस से आपको समराइज कर देता हूँ। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन की ना कमी हो गई है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रही, एटीपी जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एनर्जी नहीं मिल रही सेल को, तो सेल के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती है। सेल के अंदर इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, सेल के स्ट्रक्चर की जो शेप है ना वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो क्या क्या हो रहा है, अब एटीपी के ना होने से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है सेल को, तो वो हम समझते हैं। पहला जो है ना वो है सेलुलर स्वेलिंग। आपको ना सेल के अंदर जो है ना वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सेल स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, सेल के ऑर्गेनेल्स भी स्वेल होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो दूसरा है वो आपको दिखेगा कि डेजिग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डेजिग्रीगेशन जो है ना वो ये है कि राइबोसोम जो है ना वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब अटैच्ड होते हैं ना वो डिटैच्ड हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हट जाते हैं, राइबोसोम अलग हो जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग हो जाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो जाता है। और जो तीसरी जो आपको चीज़ नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी, रिड्यूस इंट्रासेलुलर पीएच रिजल्टिंग इन क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन। जो इंट्रासेलुलर पीएच है ना वो क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। अब जब रिड्यूस, अगर पीएच जब रिड्यूस हो जाता है ना तो वो एसिडिटी की तरफ चला जाता है। जितना ज़्यादा पीएच होगा तो उतनी ज़्यादा एल्कलाइन होगा सॉल्यूशन, सही है। अगर जितना कम पीएच होगा तो उतना एसिडिक होता है, सही, कोई भी चीज़। तो जब अगर इंट्रासेलुलर पीएच जो है वो कम हो जाता है ना तो आपको क्लम्पिंग नज़र आ जाती है, सही। ये तीसरी चीज़ थी जो आपको सेल के स्ट्रक्चर और शेप में नज़र आ रही है। और जो चौथी है ना वो आपको माइलिन फिगर्स और सेल ब्लब्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मेम्ब्रेन ना डैमेज हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाती है, तो आपको सेल ब्लब्स और माइलिन फिगर्स स्टार्ट हो जाते हैं नज़र आना। तो हम एक एक करके सब समझते हैं कि सेलुलर स्वेलिंग कैसे हो रही है, डेजिग्रीगेशन कैसे हो रही है, पीएच की जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो कैसे कम हो रहा है, माइलिन फिगर्स और सेल ब्लब्स होते क्या हैं और दिखते कैसे हैं, और कैसे ये सेल मेम्ब्रेन से बन रहे हैं, ये हम सारे जो हैं वो समझते हैं आगे जाके। पहले हम समझते हैं कि सेलुलर स्वेलिंग जो है वो कैसे हो रही है। तो फेलियर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पंप विच मेंटेन सोडियम पोटेशियम बैलेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन due to deficiency of ATP results in accumulation of sodium inside and potassium outside। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं ना वो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम का जो आयन कंसंट्रेशन है वो मेंटेन करके रखे हुए होते हैं, पर उनको ना ATP की ज़रूरत होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जिनको ATP की ज़रूरत होती है। अगर ATP इनके पास नहीं जाता, ATP इनको नहीं मिलता, तो सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देते हैं। जब काम करना बंद कर देते हैं तो सोडियम जो है वो अंदर रह जाता है और पोटेशियम जो है वो बाहर रह जाता है। जब सोडियम अंदर रह जाएगा, 3 सोडियम अंदर रहता है, 2 पोटेशियम बाहर रहता है, तो अंदर की जो आयन कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। जब आयन कंसंट्रेशन अंदर की बढ़ जाएगी तो वहाँ पर डिफ्यूजन होगी, ऑस्मोसिस होगी, जो बाहर का जो फ्लूइड है वो अंदर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब बाहर का जो वाटर है, फ्लूइड है, वो अंदर एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो सेल जो है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है। मैं वापस आपको बता देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के पास सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं जिसको ATP की ज़रूरत होती है। जब ATP जो है वो नहीं है तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देते हैं तो 3 जो सोडियम के आयन है वो अंदर रह जाते हैं, 2 पोटेशियम के आयन बाहर रह जाते हैं।
ये तो मैं एक अमाउंट बता रहा हूँ, बहुत सारे जो सोडियम के आयन्स हैं वो अंदर होंगे और बाहर जो है पोटेशियम के आयन होंगे। तो ऐसे ना आयन कंसंट्रेशन जो है वो बन जाती है अंदर। तो डिफ्यूजन होती है, ऑस्मोसिस होती है, फ्लूइड अंदर आ जाता है और सेल जो है वो स्वेल कर जाता है। अब हम आते हैं डेसिग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स एंड फेलियर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पर। तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू इट्स स्वेलिंग एंड देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज रिड्यूस्ड। भाई राइबोसोम्स होते हैं ना वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता होगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जो है वो अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वेल होना स्टार्ट होता है तो जो राइबोसोम चिपके में ना वो हटना स्टार्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग हो जाता है और राइबोसोम अलग हो जाते हैं। जब ये अलग हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होना कम हो जाती है। सही है। अब जब प्रोटीन सिंथेसिस होना कम हो जाएगी तो एंजाइम जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे, वो बनेंगे नहीं, एंजाइम्स ही नहीं बनेंगे। तो इसकी वजह से भी सेल इंजरी स्टार्ट हो जाती है। सही है। अब हम समझते हैं कि इंट्रासेलुलर पीएच जो है वो कम कैसे हो रहा है। जो पीएच है सेल के अंदर वो कम कैसे हो रहा है। तो एटीपी जो है ना वो सिंथेसिस उसकी कम हो गई। जब एटीपी की सिंथेसिस कम हो जाती है सेल के अंदर तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो है वो ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाता है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो है लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो जाता है तो वो एसिड है, उसकी वजह से पीएच भी क्या हो जाएगी, पीएच रिड्यूस हो जाएगी। जब लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी सेल के अंदर, तो पीएच जो है वो कम हो जाएगी। जब पीएच कम हो गई तो वो क्या करती है, वो साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर उनको क्लम्पिंग करवाने स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मैं वापस से समझाता हूँ कि एटीपी सिंथेसिस जो है वो कम हो गया। उसके बाद जो है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा हो गई, उसको एटीपी चाहिए ना, सेल को एटीपी चाहिए, एटीपी बन नहीं रहा तो सेल क्या करेगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करेगा। जब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है तो उसके बाद लैक्टिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर। जब लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है सेल के अंदर तो पीएच जो है वो कम हो जाती है। अब जब पीएच कम हो जाती है उसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स है ना वो क्लम्प होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। लाइसोसोम से निकल के हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम्स हैं लाइसोसोम के अंदर होते हैं। कौन से एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं कौन से मॉलिक्यूल्स को, जो इंट्रासेल्युलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे सेल इंजरी जो है वो आगे प्रोग्रेस करती रहती है। तो ऐसे इंट्रासेल्युलर पीएच जो है वो इफेक्ट करता है सेल इंजरी को। और अब आगे वाला हम कवर करते हैं कि सेल ब्लेब्स और माइलिन फिगर्स होते क्या हैं। माइलिन फिगर्स क्या होते हैं? माइलिन फिगर्स आर इंट्रासेल्युलर वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डैमेज्ड मेम्ब्रेन। भाई माइलिन फिगर्स ना सेल मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाती है उसकी वजह से साइटोप्लाज्म में डैमेज्ड मेम्ब्रेन आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन फिगर्स। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो सेल है इसके अंदर आपको ये माइलिन फिगर्स दिख रहे होंगे। सेल मेम्ब्रेन की डैमेज जब हो जाती है उसकी वजह से ये माइलिन फिगर्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। और सेल ब्लिब्स क्या होते हैं? अ सेल मेम्ब्रेन डिफॉर्मिटी मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय डिसऑर्डरली फंक्शंस ऑफ द सेलुलर साइटोस्केलेटन। जब सेलुलर साइटोस्केलेटन जो है वो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर मसले आते हैं, तो ना आपके अंदर ये ब्लेब्स नज़र आते हैं। ये ना आपको ये भी ब्लेब्स नज़र आ रहा है, ये भी ब्लेब नज़र आ रहा है। ठीक है। तो सेल ब्लेब्स आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं जब साइटोस्केलेटन जो है वो डैमेज होने स्टार्ट होता है। तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्वेल होता हुआ नज़र आएगा, सेलुलर स्वेलिंग नज़र आएगी, माइलिन फिगर्स नज़र आएंगे, ये ब्लेब्स नज़र आएंगे। ठीक है। तो ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको नज़र आते हैं। अब हम आते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंज होता है।
अब हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी डिस्कस करते हैं। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हम न्यूक्लियर चेंजेस पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्मिक चेंजेस पढ़ेंगे। न्यूक्लियर चेंजेस में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के जो है वो शेप क्या क्या चेंज हो रहे हैं, और साइटोप्लाज्मिक चेंजेस भी देखेंगे। न्यूक्लियर चेंजेस ना हम 3 तरीके की पढ़ेंगे। पहली जो है वो पिक्नोसिस है, दूसरी है कैरियोलाइसिस और तीसरी है कैरियोरहेक्सिस। अब पिक्नोसिस में क्या होता है, कैरियोलाइसिस में क्या होता है और कैरियोरहेक्सिस में क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले हम आते हैं पिक्नोसिस पर। पिक्नोसिस इज द इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल अंडरगोइंग नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस की मैं आगे लेक्चर बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे के पैथो के लेक्चर्स मिल सकें। तो हम आते हैं पिक्नोसिस पर। पिक्नोसिस क्या है, पिक्नोसिस जो है ना वो एक इरिवर्सिबल कंडेंसेशन है। क्रोमेटिन की ना कंडेंसेशन हो जाती है और वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है ना वो छोटा हो जाता है। जब न्यूक्लियस छोटा हो जाता है क्योंकि क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो गई, और ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी का पार्ट है। इसको हम क्या कहेंगे, पिक्नोसिस कहते हैं। पिक्नोसिस में क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो जाती है, तो न्यूक्लियस आपको छोटा नज़र आता है, ठीक है। अब कैरियोलाइसिस में क्या होता है, कैरियोलाइसिस में द पिक्नोटिक न्यूक्लियस में अंडरगो लिसिस बाय द एंजाइम डीएनएस। डीएनएस की वजह से ना तो पिक्नोटिक जो न्यूक्लियस है उसकी लाइसिस हो जाती है। लाइसिस क्या होता है, रप्चर हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो रप्चर हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैरियोलाइसिस कहते हैं। कैरियोलाइसिस में लाइसिस हो जाती है, डीएनएज एंजाइम की वजह से लाइसिस हो जाती है और न्यूक्लियस जो है वो रप्चर हो जाता है। पिक्नोटिक न्यूक्लियस पहले जो है ना पिक्नोसिस होगी, उसके बाद कैरियोलाइसिस होगी या कैरियोरहेक्सिस होगी। कैरियोलाइसिस में मेम्ब्रेन जो है उसकी लाइसिस हो जाती है, एंजाइम डीएनए यूज होता है। कैरियोरहेक्सिस में क्या होता है, कैरियोरहेक्सिस में द पिक्नोटिक न्यूक्लियस में ब्रेक इनटू न्यूमरस स्मॉल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैरियोरहेक्सिस। जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस है ना वो टूट के स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोरहेक्सिस कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा मैं वापस से आपको समराइज़ कर देता हूँ कि 3 तरीके की न्यूक्लियर चेंजेस हमें इरिवर्सिबल सेल इंजरी में दिखती हैं। पहले हमें दिखेगी पिक्नोसिस, फिर हमें दिखेगी कैरियोलाइसिस, या हमें दिखेगी कैरियोरहेक्सिस। पिक्नोसिस में क्या होता है, पिक्नोसिस में क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो जाती है, तो न्यूक्लियस जो है वो छोटा हो जाता है। और कैरियोलाइसिस में क्या होता है, कैरियोलाइसिस में जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस बनता है वो उसकी लीसिस हो जाती है, न्यूक्लियस की लाइसिस हो जाती है, तो रप्चर हो जाता है और स्प्रेड हो जाता है। कैरियोरहेक्सिस में ऐसा नहीं होता है। कैरियोरहेक्सिस में ब्रेक डाउन ऑफ दिस पिक्नोटिक न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जब स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, और वो हमें दिख भी रहा है, ये ना छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हमें दिख भी रहे हैं। तो हम आते हैं साइटोप्लाज्मिक चेंजेस पर कि साइटोप्लाज्मिक चेंजेस जो हैं वो क्या कैसे होते हैं और क्या करवाते हैं सेल के स्ट्रक्चर के साथ। तो cytoplasmic changes, these changes include rupture of the plasma membrane, mitochondrial swelling, calcium matrix density formation in the mitochondria, lysosomal breakdown producing autodigestion and cellular degradation। तो इसकी साइटोप्लाज्मिक चेंजेस ये करवाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो रप्चर हो जाती है। सही है, जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो रप्चर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल हो रहा है। सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्वेल हो रहा है और आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी स्वेल हो रहा है। तो और सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो रही है। तो रप्चर होती है तो हमने देखा था कि मैलिन फिगर जो सेल ब्लब्स भी बनते हैं, ठीक है। और कैल्शियम मैट्रिक्स जो है ना उसकी डेंसिटी फॉर्मेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। लाइसोसोमल जो लाइसोसोम है ना वो ऑटो डाइजेशन करवाना स्टार्ट कर देता है। ऑटो डाइजेशन में क्या होता है, ऑटो डाइजेशन में लाइसोसोम के अंदर जो हेट्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। और सेलुलर डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये था हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी का टॉपिक। अब होप करता हूँ कि आपको समझ आया हो, और आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।